हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फिजिक्स। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, एंड देन हम मूव ऑन करेंगे अपना वेक्टर की तरफ। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो थोड़ा देखते हैं पहले क्वांटिटीज़ के बारे में। जो फिजिक्स है उसमें मेनली जो क्वांटिटीज़ हैं वो दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट वन जो होती हैं वो होती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़, एंड अनदर वन जो होती हैं आपकी वो होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, राइट। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, नॉन फिजिकल क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम मेज़र कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड, राइट। एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं दैट कैन नॉट बी मेजर, जिनको हम मेज़र ही नहीं कर सकते। एंड अब देखते हैं, थोड़ा इनके एग्जांपल देखते हैं पहले कि भाई ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं एंगर एंड फीलिंग्स, राइट। एंड फिजिकल क्वांटिटी इनको हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेट हो गया, मास हो गया, राइट, एंड वेलोसिटी हो गई, एंड फोर्स हो गया। ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। अब एक एविडेंस देता हूँ कि किस तरीके से हमें कह रहे हैं कि जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है, ऐसा क्यों नहीं मेज़र कर सकते हैं? एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसने मैंगो पहले टेस्ट कर रखा है, राइट। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले मैंगो का टेस्ट कर रखा है, एंड एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले कभी मैंगो खाया ही नहीं है, जिसको मैंगो का टेस्ट पहले पता ही नहीं है। तो अगर एक ऐसे व्यक्ति जिसने पहले मैंगो खा रखा है उसको ये टेस्ट को बताना हो एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी मैंगो खाया ही नहीं है, तो वो कैसे बताएगा? वो कहेगा कि भाई जो टेस्ट है वो तो नेचुरल है, हमें पता है भाई टेस्ट जो है वो नेचुरल है मैंगो का। तो अगर ये इसे कहेगा कि भाई मीठा होता है, टेस्ट कैसा होता है इसका, मीठा होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसने कभी मैंगो खाया ही नहीं है तो वो ये पूछेगा कि भाई मीठा होता है तो कितना होता है, शुगर जितना होता है एंड शक्कर जितना होता है। सो अब जो ये व्यक्ति है जिसने पहले मैंगो खा रखा है, क्योंकि मैंगो का टेस्ट तो नेचुरल है, सो इस व्यक्ति को ऐसा टेस्ट नहीं बता पाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट टेस्ट तो पता नहीं पाएगा बिकॉज वो तो नेचुरल टेस्ट है। सो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए समझाना टेस्ट को। क्यों? बिकॉज इट वॉज नॉट बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, राइट। सो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे टेस्ट है, तो वैसे ही ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज जैसे एंगर हो गए, जैसे फीलिंग हो गई, इन क्वांटिटीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को बोला जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, कितने केजी मैंगो है, कितने इनका मास है, राइट। तो ये सब हम बता सकते हैं, ये सब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इन सब को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ हम मेनली जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं फिजिक्स में। जैसे वेट हो गया, जैसे मास हो गया, जैसे वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गई। तो अब यहाँ पे आपको देख के कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाई हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज़ एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटीज़। So scalar quantities and then is vector quantities, right? तो डिस्कस अबाउट, पहले इन दोनों को हमें डिस्कस कर लेते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ एंड यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। सो हम धीरे धीरे वेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं। सो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। अब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा समझते हैं। दीज आर द quantities these are the quantities which have which has magnitude only, right. And the quantities these are those quantities these are those quantities those quantities these which has magnitude as well as direction, right.
सो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ का, वेलोसिटी, फोर्स, राइट, ओके। एंड बहुत सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में, वो सारी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। एंड एग्जांपल के लिए लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ में अपना वेट, मास एंड स्पीड, which is one of the best example of scalar quantities, राइट। सो ये हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अब थोड़ा सा इसे समझाते हूँ कि इस तरीके से हम कह रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज, एक फिजिकल मीनिंग समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्राउंड में खड़े हो और एक व्यक्ति है, देयर इज अ ग्राउंड एंड सेम सिनेरियो यहाँ पे भी ले लेते हैं, एक पर्सन है स्टैंडिंग है आउटसाइड द ग्राउंड एंड सेम ग्राउंड है एंड एक पार्टिकल सेंटर पे है। सो यहाँ से इसने इंस्ट्रक्शन दी, इंस्ट्रक्शन ये दी कि भैया आपको 5 मीटर पर सेकेंड चलना है, इसने दी। एंड अनदर पर्सन जिसने एक इंस्ट्रक्शन दी 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, राइट। सो अब जो सेंटर पे पार्टिकल है उसको परफेक्ट इंस्ट्रक्शन मिल गई कि भाई आपको ईस्ट में चलना है, राइट। सो ईस्ट में चलेगा। अगर इस पार्टिकल को इंस्ट्रक्शन मिली 5 मीटर पर सेकेंड आपको चलना है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, राइट। सो इस पार्टिकल के लिए ऑल डायरेक्शंस आर ओपन, और इस डायरेक्शन के लिए, इस पार्टिकल के लिए केवल ईस्ट में जाना है। सो इस पार्टिकल के लिए काफ़ी इजी हो गया क्योंकि इसके लिए परफेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन है, राइट। सो थोड़ा देखें तो यहाँ पर वेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जा रहा है इस पर्सन के लिए कि भाई डायरेक्शन के साथ बताना है कि आपको कहाँ जाना है, राइट। लेकिन इसकी मतलब ये नहीं है कि भाई स्केलर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज उसमें डायरेक्शन नहीं है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहीं पे कि फॉर एग्जांपल एक कार रेसिंग का कंपटीशन चल रहा है, राइट। और उनको एक सर्कुलर ट्रैक कवर करना है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से कारें स्टार्ट होंगी एंड वापस यहीं पे आना है, इनको एक पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक कवर करके आना है, राइट। सो यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया और ये वापस इन्हें यहीं पे आना है, ठीक है। सो यहाँ से चलना स्टार्ट करती हैं तो आप सबको पता है कि भाई वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूँ होल जर्नी की तो वो कितनी आएगी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये तो आपने पढ़ रखा है अपनी 10th तक की क्लासेस में कि भाई वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड स्पीड भी पढ़ रखा है, एंड स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अगर मैं यहाँ पे ये पता लगाऊँ कि भाई पूरी जर्नी में, इसकी होल जर्नी में कौन सी कार ने सबसे ज़्यादा स्पीड रखी है, सबसे ज़्यादा तेज़ चली, तो हम कैसे बता पाएंगे? वेलोसिटी से बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट होगा उनका पार्टिकल्स का वो ज़ीरो होगा। हर कार का डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि जहाँ से चल रही हैं वो वहीं पे आ जा रही हैं, राइट। ऐसे गई और वापस वहीं पे आ गई। सो जिनकी डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो फिर वेलोसिटी भी ज़ीरो है, राइट। सो जो पार्टिकल्स हैं इनकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, तो हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सी कार तेज़ चली कौन सी कार धीरे चली। अगर हमें पता लगाना है तो हमें यहाँ पे स्पीड को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, बिकॉज डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो स्पीड की आएगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी रेडियस आर है तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई आर अपॉन में टाइम टी। सो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि भाई क्या स्पीड होगी, और ये हर कार की अलग अलग होगी बिकॉज हर कार का टाइम अलग अलग होगा, तो हम वहाँ से पता लगा सकते हैं, राइट। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि भाई स्केलर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है या वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट है, बोथ क्वांटिटीज़ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर किस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। जनरली जनरली हम फिजिक्स में किसके ऊपर बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर बात करते हैं, राइट। सो थोड़ा डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना कि वेक्टर मीनिंगफुल केवल तब होगा जब हम उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे, राइट। विदाउट डायरेक्शन हम वेक्टर का डिस्क्रिप्शन कैसा इनकम्प्लीट है। तो वेक्टर की हम बात नहीं करेंगे अगर डायरेक्शन नहीं होगी, तो वेक्टर को डायरेक्शन के साथ ही बात करनी है, राइट। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। वेक्टर को सिंपल एक एरो से दिखाया जाता है। अगर मैं इसका एक एंड पी बोलूँ एंड अनदर एंड क्यू बोलूँ तो ये एक वेक्टर बन गया पी क्यू, राइट। सो इसके दो पार्ट हैं इस एरो के, एक है टेल एंड अनदर वन इज हेड, राइट। सो जो हेड है वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। तो वेक्टर की आपको पता है दो चीज़ें होती हैं,
एक होता है उसका मैग्नीट्यूड एंड एक होता है उसका डायरेक्शन, राइट। सो जो डायरेक्शन है वो दिखा रहा है यहाँ पे उसका हेड, एंड जो मैग्नीट्यूड है वो लेंथ ऑफ पी क्यू दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? लेंथ ऑफ पी क्यू, राइट। सो किसी भी वेक्टर की नोटेशन कैसे होती है? एरो से होती है। सो वेक्टर की दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दिखाता है लेंथ ऑफ पी क्यू एंड डायरेक्शन दिखाता है उसका हेड, राइट। सो पी क्यू, अगर मैं यहाँ पे हेड बोलूँ तो इसका मतलब ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एग्जांपल भी लेके दिखा देता हूँ, अगर ये ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ है और मेरे को दिखाना है कि इस पर फोर्स लग रही है ईस्ट की डायरेक्शन में, सो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, राइट। ये नोटेशन है, तो ये मैंने ऐसे दिखा दिया फोर्स एफ वेक्टर। तो ये फोर्स है और ये किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में। अगर मेरा ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है, पर नॉर्थ है एंड साउथ, राइट। सो ये ईस्ट में मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि फोर्स लग रही है ईस्ट में, राइट। तो ये वेक्टर से इजी हो गया हमें दिखा पाना, ठीक है। तो इसलिए हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को यूज़ करते हैं और ये हम बहुत यूज़ करने वाले हैं फिजिक्स में आगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे समझ लेना। अगला है नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि वेक्टर का नोटेशन क्या होता है। वेक्टर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे। अभी हमने बात की थी सबसे पहले बाई द एरो हेड। एक तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरो हेड से, राइट, एंड अनदर वन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बोल्ड लेटर से, ठीक है। सो दोनों ही रिप्रेजेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं एरो हेड वाली। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था पी क्यू, सो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी क्यू वेक्टर। उसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे, ठीक है। ओवर हम एक एरो लगाएंगे, ओवर हेड पे एक एरो लगा देंगे। क्या लगाएंगे? एक एरो लगाएंगे, राइट। सो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एक वेक्टर की बात हो गई है। तो ये वेक्टर की बात हो गई। अब इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो हम एक एब्सोल्यूट का साइन लगा देंगे। सो ये इसकी बात करेगा मैग्नीट्यूड की, राइट। सो ये मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू की बात करेगा, ठीक है। या फिर लेंथ ऑफ पी क्यू की बात करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ पी क्यू की बात करेगा, राइट। एंड अनदर नोटेशन होती है बोल्ड लेटर की। भाई जो भी मेरा वेक्टर है, जैसे पी क्यू मेरा वेक्टर है, तो मैंने भाई इसको कैसे कर लिया? बोल्ड लेटर में कर दिया, ठीक है, बोल्ड में कर लिया। या फिर अगर मेरे को एक और नोटेशन में यूज़ कर सकता हूँ कि इसमें एक एब्सोल्यूट लगा दिया, या फिर जैसे इसमें यूज़ किया था एब्सोल्यूट लगा के। या फिर मैं इसी पी क्यू लेटर को कैसे लिख लूँ? इटालिक्स में, राइट। इटैलिक्स में लिख लूँ। अगर मैं इसे इटैलिक्स में लिख लेता हूँ तो इसका मतलब भी क्या है? इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड, राइट। सो आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर, कई सारे टाइप्स के वेक्टर होते हैं। सो कुछ होते हैं यूनिट वेक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। सो यूनिट वेक्टर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड ये कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जो हम इंडिविजुअल वेक्टर्स की बात करते हैं। कुछ वेक्टर होते हैं मल्टीपल वेक्टर्स, मतलब जो मल्टीपल वेक्टर्स के बीच में जो बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, कोलिनियर वेक्टर हो गए, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए, एंड एंड अगर मैं एग्जांपल लूँ और भी इक्वल वेक्टर्स हो गए, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स हो गए, राइट, एंड एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए, राइट। सो ये वो वेक्टर्स हैं जो मल्टीपल वेक्टर्स के बीच में बात करते हैं। जैसे एक से ज़्यादा वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के बीच में बातचीत करते हैं। कुछ होते हैं जो एक सिंगल वेक्टर्स के बीच में बात करते हैं, वो होते हैं यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर हो गए, या फिर हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, वो हो गए। या फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, वो हो गए, राइट। सो ये वो वेक्टर्स हो गए जिनके ऊपर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो ये सिंगल वेक्टर्स के बीच की बात है कि भाई एक ही वेक्टर यूनिट वेक्टर बनेगा और एक ही वेक्टर पोजीशन वेक्टर बनेगा, एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा। कब कब बनेंगे, राइट। अब एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं यूनिट वेक्टर का, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ समझते हैं पहले कि भाई कोई भी वेक्टर है, मैं कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करूँगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि भाई कोई भी वेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसके पास एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। तो कोई भी वेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है
तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से ही मैं किसी भी वेक्टर को लिखूंगा। पहली बात तो ये समझनी है। ठीक है, सो थोड़ा सा देखते हैं कि अब भाई अगर हमें डायरेक्शन दिखानी है, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा उस वेक्टर का, बट डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? तो डायरेक्शन के लिए हमने बनाए यूनिट वेक्टर। क्या बनाए डायरेक्शन के लिए? यूनिट वेक्टर्स। सो ये यूनिट वेक्टर क्या है? डायरेक्शन दिखाते हैं किसी की। ठीक है, एक पॉइंट बहुत नोट करने वाला है कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, उनकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, इनका बस एक मकसद होता है कि भाई डायरेक्शन दिखाना किसी भी वेक्टर का। ठीक, और एक छोटी सी बात इसमें और है, भाई यूनिट वेक्टर से समझ में आ रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। सो दीज आर दोज वेक्टर्स whose magnitude is unity, right? Whose magnitude is unity, whose magnitude is unity, राइट? सो यूनिट वेक्टर वेक्टर तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन होता है। अब हमने क्या किया कि भाई अगर हमें ये पता लगाना है कि ये तो समझ में आ गया भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वन होगा, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, अब हमने अभी हमने एक पीछे बात करी थी कि एक पी क्यू वेक्टर लिया था। ठीक है, ये था पी एंड ये था क्यू एंड। सो ठीक है, तो थोड़ा सा इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि भाई जो यूनिट वेक्टर होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है इसकी इसके मैग्नीट्यूड होते हैं, होगा कुछ, और इसकी कुछ डायरेक्शन होती होगी। ठीक है, सो अभी हमने किसकी बात करी है? इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका? वन। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होती है भाई? डायरेक्शन नहीं पता अभी तक, देखते हैं डायरेक्शन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पी क्यू वेक्टर था पीछे, ठीक है, अगर मेरे को इस वेक्टर का लेंथ मान लो 5 यूनिट्स थी। कितनी थी? 5 यूनिट्स, इस एंड से इस एंड तक। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना था? पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 था। ठीक, सो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो तो कभी भी यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता। और मेरे को यूनिट वेक्टर बनाना है इसी की डायरेक्शन, पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में मेरे को एक यूनिट वेक्टर बनाना है। सो उसकी लेंथ मेरे को छोटी करनी पड़ेगी, मतलब इसकी लेंथ कितनी पड़ेगी? 1 यूनिट्स करनी पड़ेगी। तो इस वेक्टर को मैं क्या कहूँगा? यूनिट वेक्टर। सो इसको रिप्रेजेंट अब पी क्यू वेक्टर से नहीं करेंगे, पी क्यू कैप से करेंगे। ठीक है, ये होता है यूनिट वेक्टर का नोटेशन। ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर का नोटेशन। इसका आंसर होता है यूनिट वेक्टर का नोटेशन, राइट? सो ये हो गया यूनिट वेक्टर का नोटेशन। इसमें एक ऊपर से कैप लगा देते हैं, इसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन में होगी? पी क्यू वेक्टर। मैं जिस भी वेक्टर का, जब ध्यान समझना डायरेक्शन के लिए, जिस भी वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर बना रहा हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाया, ऐसे में जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाऊंगा तो जो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का होगा तो वन होगा, और डायरेक्शन वही होगी जिस वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर बना रहा हूँ ना, उसी वेक्टर की डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर की। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं पी क्यू वेक्टर का मैंने यूनिट वेक्टर बनाया है, तो जो पी क्यू वेक्टर का जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी जो पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर पी क्यू कैप की डायरेक्शन है वो सेम होगी जो पी क्यू की डायरेक्शन है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वो पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है। ठीक, तो अब हमने क्या किया? अब हमने यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या किया? अब हमने एक प्री डिफाइन कर लिया कि अगर हमें बात करनी है कि ये तो समझ गए भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है और डायरेक्शन उसकी वही उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होती है जिस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर बना रहे हैं। सो अब एक चीज़ समझते हैं कि भाई अब हमने क्या किया कि अगर हमें फिजिक्स में किसी भी चीज़ को लोकेट करना है, जैसे इस पॉइंट को मुझे लोकेट करना है या इस पॉइंट को मुझे लोकेट करना है, मुझे किसी भी चीज़ को लोकेट करना है, तो मेरे को एक फ्रेम चाहिए पड़ेगा कि भाई एक फ्रेम है, उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मैं नाप रहा हूँ कि ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट कहाँ पर है, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ लगाया, ये कुछ दूरी पर लगाया, तो दोनों में अंतर होना चाहिए। तो ये डिसाइड करने के लिए हमने एक फ्रेम बनाया एक्स वाई जेड, राइट? तो हमने बोला, हमने प्री डिफाइन किया। हमने क्या किया? प्री डिफाइन किया। प्री डिफाइन ये किया कि भाई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसे हम बोलेंगे आई कैप। क्या बोलेंगे? आई कैप। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे बोलेंगे जे कैप। और जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसे बोलेंगे के कैप, राइट? क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना? वन। तो अब इस वेक्टर को हमें यूज़ करना पड़ेगा बाकी और वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो हमने बोला कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसका नाम क्या होगा? आई कैप।
जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में उसका नाम क्या होगा, जे कैप। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में उसका नाम क्या होगा, के कैप। सो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये हमने बोल दिया आई कैप, जैसे बोल दिया हमने जे कैप, एंड इसे बोल दिया हमने के कैप। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बता देते हैं कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस is equals to I cap, right? And same way unit vector in direction of y axis is j cap, and unit vector in direction of z axis is k cap। ठीक है, ये हमने प्री डिफाइंड कर लिया। अब थोड़ा समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई पार्टिकल ओ पे था पहले, ठीक है, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं पी। ठीक है, कोई पार्टिकल ओ पॉइंट से पी पॉइंट पे पहुंचा, ओ पॉइंट से कहाँ तक पहुंचा, पी पॉइंट पे। और कैसे गया, ऐसे गया, पहले यहाँ से यहाँ गया, इसे बोल देते हैं आर, इसे बोल देते हैं क्यू। ठीक है, इसे बोल देते हैं क्यू। कोई पॉइंट, कोई पहले पार्टिकल ओ से आर पे गया, फिर आर से क्यू पे गया, ठीक है, एंड देन क्यू से पी पे आया। ठीक, अब इसने एक्स एक्सिस में चला 3, वाई एक्सिस में चला 2, एंड जेड एक्सिस में चला 1। ठीक है, इसमें कितना चला, 1। मैं इसे x बोलता हूँ, मैं इसे y बोलता हूँ, मैं इसे z बोलता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉइंट P की लोकेशन क्या होगी भाई, x में कितना चला 3, y में कितना चला 2, z में कितना चला 1। ठीक है, तो ये पार्टिकल चला है, x में 3 चला है, y में 2 चला है, z में 1 चला है। ठीक है, अच्छा, तो ये मेरी लोकेशन हो गई पी पॉइंट की। अब मेरे को इसे वेक्टर की फॉर्म में दिखाना है, ओपी वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इस ओपी वेक्टर को दिखाऊंगा तो मैं कहूँगा कि भाई ओपी वेक्टर कुछ एक्स में चला, ठीक है, प्लस ओपी वेक्टर कुछ वाई में चला, प्लस ओपी वेक्टर कुछ जेड में चला। चला कि नहीं चला, ये तो चला। ठीक, यही चला। अब हर वेक्टर की एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, सो इसका भी एक मैग्नीट्यूड होगा और इसकी भी एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, इन द सेम वे इसका भी एक मैग्नीट्यूड होगा और इसकी भी एक डायरेक्शन होगी, होनी चाहिए। अब ओ पी एक्स एक्सिस में वो कितना चला है, 3 चला है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 3। और डायरेक्शन क्या हुई, आई कैप, अभी डिस्कस करी थी ऊपर। ठीक है, इन द सेम वे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2, और डायरेक्शन कितनी है, जे कैप, अभी चला वाई एक्सिस में। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 1, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, के कैप, क्योंकि जेड एक्सिस में चला। राइट, तो अभी हमने बात करी थी कि कोई भी वेक्टर को मेरे को लिखना है तो मैं कैसे लिखता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। सबसे पहले हमने ये बात की थी। ठीक है, तो 3 × I, 3 डॉट आई कैप, ठीक है, प्लस 2 डॉट जे कैप, प्लस 1 डॉट के कैप। राइट, ये पूरा एक वेक्टर को दिखाने का तरीका होगा। तो अगर मेरे को किसी भी वेक्टर को दिखाना है तो मैं उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट सबको ऐड कर दूंगा। इस पूरे को मैंने बोला ओ पी एक्स। ठीक है, मतलब एक्स कंपोनेंट, क्या बोला, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। इसको मैंने बोला वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, एंड इसको मैंने बोला जेड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, सो आई कैप, जे कैप, के कैप डायरेक्शन दिखा रहे हैं, 1 2 3। इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं कि एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला, जेड में कितना चला। राइट, ओके, दिस इज फाइन। सो अब इतना समझ में आ गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उस पार्टिकल को पहले 3 पे जाना पड़ेगा, फिर 2 पे, फिर 1 पे, वो डायरेक्ट ओ से पी पर भी आ सकता है। ठीक है, ये जस्ट इस तरीके की एक तरीके की परछाई होगी। जैसे कोई बंदा यहाँ से चला और ओ पी पे पहुँचा। ठीक है, तो जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा तो उसकी जो एक्स एक्सेस में उसकी परछाई ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 यूनिट्स। वाई एक्सेस में कितना ट्रेवल किया, 2 यूनिट्स। जेड एक्सेस में कितना ट्रेवल किया, 1 यूनिट। राइट, ओके फाइन। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को करना है ये है कि मेरे को इस ओपी वेक्टर की यूनिट वेक्टर की ओर बढ़ना है। तो ये तो मेरे को समझ में आ कि इस वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा। अब मेरे को इसी वेक्टर को लेके जाना है यूनिट वेक्टर की तरफ को। ठीक है, तो थोड़ा यूनिट वेक्टर की ओर चलते हैं। सो चलते हैं यूनिट वेक्टर की ओर। मैं लेता हूँ एक यूनिट वेक्टर, अभी हमने ओपी वेक्टर की बात की थी, ओपी कैप। ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ये क्या है मेरा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अभी हमने ओपी कैप लिया था।
तो ऐसे अगर मेरे को कोई भी वेक्टर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पहले जनरल वेक्टर लेता हूँ मैं, एक वेक्टर, ठीक है, ये है एक यूनिट ए वेक्टर, इसका मेरे को यूनिट वेक्टर बनाना है, इसका मेरे को क्या बनाना है, एक यूनिट वेक्टर बनाना है, जिसको हम बोलते हैं ए कैप। ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। और ये क्या है मेरा, वेक्टर, ठीक। तो अगर मेरे को ए वेक्टर, ए इसी वेक्टर का, ए क्यों एक वेक्टर का इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, तो मैं बोलता भाई एक यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू इसका वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई वेक्टर को मैं ऐसे लिखता हूँ, और ये बात सही भी है, क्यों, क्योंकि अगर मेरे को कोई भी वेक्टर को लिखना है तो मैं क्या लिखता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड इंटू मैं उसकी डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे तो लिखता हूँ। तो ये बात सही है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हो गई। तो मैं दिखा सकता हूँ कि भाई कोई भी वेक्टर को मैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में लिख सकता हूँ। सो इस तरीके से अगर मैं किसी को यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर का अपन उसका मैग्नीट्यूड। अब बात ये है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए वो देखते हैं। अब अभी हमने बात की थी ये ओ से लेके पी पर गया था, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हमने बोले थे 3, 2 और 1, ठीक है। यहाँ 3 चला और यहाँ 2 चला एंड यहाँ फिर 1 चला, ठीक है। सो अगर मैं ये बात करूँ तो ये 3 है और ये 2 है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा हटा देता है, ठीक है। एंड यहाँ चला फिर वो 1, यहाँ पे कितना चला, वो 1 चला, ठीक है। अगर मैं इन ट्राइंगल यहाँ पे लेता हूँ, इसे बोल देता हूँ आर पॉइंट, इसे बोल देता हूँ क्यू पॉइंट, और इन दोनों को मिला देता हूँ, ठीक है। और अब मैं ट्राइंगल लेता हूँ ओ आर क्यू। अब मैं पहले ओ आर क्यू ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल ओ आर क्यू, ठीक है। ओ आर क्यू ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है। सो ओ क्यू की लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ पर ओ क्यू की लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13, राइट। सिमिलरली इन ट्राइंगल बात कर लेते हैं हम ओ क्यू पी, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, ठीक है। अब ओ क्यू पी ट्राइंगल कैसा है, इस तरीके से है ये ट्राइंगल, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये एक 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, ओ देन क्यू देन पी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल आ रहा है 90 डिग्री का। सो ये वाली लेंथ तो रूट 13 है, अभी निकाली थी, एंड ये 1 है और ये ओपी की लेंथ हमें निकालनी है, क्योंकि यही मैग्नीट्यूड है इस ओपी वेक्टर का जो निकालना है हमें। सो ओ पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13 + 1 का स्क्वायर, सो इट विल गिव्स अस अंडर रूट 14, ठीक है। सो ये हमें लेंथ निकल गई ओपी की, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सो ये ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास, ठीक। और लेकिन अब हम थोड़ा करते हैं इसको, जनरलाइज करते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई जो पी पॉइंट है मेरा वो क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मैं मानता हूँ जो पी पॉइंट है वो मेरा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इसे थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, इस पूरी चीज़ को जो हमने ये पूरी चीज़ पढ़ी, इस पूरी चीज़ को करते हैं थोड़ा सा जनरलाइज। तो सिमिलर चलते हैं इन ट्राइंगल ओ आर क्यू, ठीक है। अब ये 3 ना होकर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 ना होकर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और ये 1 ना होकर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक। तो करते हैं इसे स्टार्ट। सो सबसे पहले निकालते हैं ओ क्यू। तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर। सो और इन ट्राइंगल जाएंगे हम ओ क्यू पी। सो जो ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस लगाइए और कुछ नहीं किया है, ठीक है, जो पढ़ा था वही। तो ये याद रख लेना, अगर कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई जेड है तो मैं उसको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर से, ठीक है। अगर मेरे को पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है तो और इसका वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ओ पी वैक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप जमा वाई जे कैप जमा जेड के कैप। एक्स में इतना चला, वाई में इतना चला, जेड में इतना चला, और ये क्या है इसकी डायरेक्शंस, ठीक। और ये पूरा एक वेक्टर हमारा बन गया अच्छा खासा, ठीक। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालूंगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर, राइट। जैसे अभी अपने ऊपर बात करी थी कि भाई ये 3 है, 2 है, ये 1 है। सो 3 to 1 का अगर मैं यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ इससे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर। सो कुल मिला के 14 आ गया, ठीक है। सो ये दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। ये दोनों तरीके से काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये फार्मूला आपका क्या हो गया,
फॉरएवर हो गया। तो इसे ध्यान रखना कि अगर मैं कोई वेक्टर को लिखना है ऐसे लिख सकता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पे कोई वेक्टर आ गया, उसका मैग्नीट्यूड आ गया, उसकी डायरेक्शन आ गई, तो मैं उसका यूनिट वेक्टर भी लिख सकता हूँ। सो ओपी कैप अगर मुझे लिखना है तो वो ओपी वेक्टर अपॉन में ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं खाली ओपी भी लिखता हूँ तो उसका मतलब भी यही है कि भाई ओपी उसका मैग्नीट्यूड ही लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स आई कैप जमा वाई जे कैप जमा जेड के कैप। बस एक चीज़ और आ जाएगी एक्स्ट्रा नीचे से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर एंड जमा जेड स्क्वायर। राइट, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। थोड़ा सा यहाँ मेंशन एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर। राइट, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर थिंग। magnitude of a vector or modulus of a vector is equal to the length of a vector। ये बात तो ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे नोट करने वाली है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वेक्टर। अभी हमने बात करी थी किसी वेक्टर का जो लेंथ होगा क्या होगा, मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड्यूलस से। ठीक है, तो बस ये वही है, ये वाला पॉइंट हमारा कवर है। इसके बाद डायरेक्शन हम इससे दिखा सकते हैं और इसकी सेम होगी। अभी हमने पीछे बात करी थी कि भाई कोई भी अगर मेरा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3D स्पेस में बनाऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ, तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा एंड सिमिलर वे ये बनेगा, ये एंड ये। ठीक है, तो अब एक वेक्टर है, ये ओ है, ये पी है और ओ पी वेक्टर है। सो यहाँ पे ओ पी वेक्टर ये है मेरा। ठीक है, मेरा ओ पी वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ओ पी वेक्टर, इस ओ पी वेक्टर को ना कह के मैं आर वेक्टर बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ इसको, आर वेक्टर। ठीक है, ओ पी वेक्टर को ना बोल के मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जमा जेड के कैप। ठीक है, और इसका यूनिट वेक्टर बनाता हूँ, सेम होगा, बस आर आई कैप जमा वाई जे कैप जमा जेड के कैप होगा। और नीचे क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ये है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेता है इसका मैग्नीट्यूड, जो कि मैं खाली ऐसे आर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये एक और से मैं ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। समझ में आ गया, तो ये वेक्टर है, ये उसका यूनिट वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक, और इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, सो मेरे को क्या मिल जाता है, आर कैप। राइट, सो ये मेरे को मिल गया यूनिट वेक्टर। ठीक, तो वो यही कह रहा है कि जो डायरेक्शन है इसकी और इसकी सेम रहेगी, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना आएगा, 1। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं, आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, हमेशा 1। ठीक है, यहाँ अगर आप निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड तो वो 1 ही निकल के आने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल पॉइंट है, ध्यान रखना डायरेक्शन इसकी इसकी सेम रहेगी हमेशा। ठीक है, अगला यूनिट वेक्टर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। मैंने पहले ही बताया था आपको ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये याद रखना। ऐसी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, इट्स डायरेक्शन ओनली, केवल डायरेक्शन दिखाता है।